हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राष्ट्रीय सेवा यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सबके साथ फिर आई हूँ एक और सब्जेक्ट के साथ। हमने पहले ज्योग्राफी कंप्लीट किया। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जनरल साइंस सब्जेक्ट, जिसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो आज आई होप यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें हम बहुत क्रिस्प में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आवर स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड लास्ट में एक और जो कंसेप्ट है आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। लेकिन पहले देखते हैं कि व्हाट इज मैटर। देखो, जब हम अपने आसपास देखते हैं सब हमारे आसपास क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे आसपास कुछ भी जो हम चीजें देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मैटर। तो अगर आप एक साइंटिफिक उसमें एक चीज पढ़ेंगे तो क्या है, एनीथिंग विच हैज मास, जिसका मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो एक जगह ले, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। The matter is made up of very tiny particles and these particles are so small that we cannot see them with naked eyes. Means आपके सामने देखिए, जैसे अगर हम पिक्चर में देखें, दिस इज आवर सॉलिड, ठीक है, ये हमें पूरा एक शेप दिख रहा है, लेकिन ये किस चीज से बना है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो एटम्स है जिनके थ्रू ये बना है, वो एटम्स हमें नेकेड आइज से बिल्कुल नॉर्मल हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, वुड देख रहे हैं, आइस देख रहे हैं, या टेबल, चेयर, कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, वो एक मटेरियल से बना है, बस वो मटेरियल भी किसी चीज से बनता है, तो वो छोटे छोटे जो एटम्स हैं वो हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। सो बेसिकली देखिए, ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ी है कि व्हाट आर द थ्री बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब हमारे पास जो हम पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, दैट वाज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन अब है हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सो उनका नाम क्या है, दे आर प्लाज्मा, दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, एंड द 5th वन इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन और एस एन बोस ने, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने मिलके ये बनाया था। बेसिकली हुआ क्या था कि एस एन बोस ने एक लेटर लिखा था आइंस्टाइन को, जिसमें उन्होंने इस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने और एस एन बोस ने मिलकर इस पर्टिकुलर मैटर के स्टेट के ऊपर बात की, एंड उसके बाद इसका नाम रखा गया था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे ये जो नॉर्मल, जो हम आज तक पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी 2 डायग्राम्स हैं, वन इज सॉलिड्स एंड वन इज लिक्विड्स। अगर आप सिर्फ डिफरेंस देखो, दिस इज द सॉलिड्स, ठीक है, एंड दिस इज आर लिक्विड। अगर आप नॉर्मली देखो तो अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज 2 मॉलिक्यूल, दिस इज 3 मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पे भी 1, 2, 3। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, एक प्रॉपर शेप में अरेंज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मींस 1 और 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन यहीं पे तुम देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, सब यहाँ पे अलग अलग है, दूर है, मींस तो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। जब आएंगे गैसेस के ऊपर, तो यही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मींस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे इंक्रीज होगा, उसी बेसिस पे हम मैटर का स्टेट डिस्कस करते हैं। अगर वो प्रॉपरली पैक्ड है, ठीक है, उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। लेकिन अगर वही डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। लेकिन जब वो बिल्कुल ही दूर दूर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर गैसेस। तो सॉलिड्स क्या है, रिलेटिवली रिजिड है, रिजिड मींस बिल्कुल टफ है, डेफिनेट वॉल्यूम है, उनकी एक शेप है। इन अ सॉलिड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, मतलब बिल्कुल ऐसे टच, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे तो दूसरा बिल्कुल उससे अटैच होगा। दे वाइब्रेट इन प्लेस बट डोंट मूव अराउंड, बिकॉज, क्यों, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि मूव क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। लिक्विड्स डेफिनेट वॉल्यूम है बट एबल टू चेंज द शेप बाय फ्लोइंग। इनकी लिक्विड्स की क्या टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की, बहने की टेंडेंसी होती है लिक्विड्स में। The atoms and molecules are loosely bonded, they move around but stay close to each other. वो एक दूसरे दूर जाते हैं बट फिर भी एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। सो जस्ट सी द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। नाउ गैस, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो शेप, the atoms and molecules move freely and spread apart from the another. So these are the basic concept. हमने सॉलिड में क्या पढ़ा कि जो बिल्कुल पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल अटैच होंगे, लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा दूर, लेकिन गैस में क्या होगा, दे विल बी अ वेरी वेरी अपार्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हाईएस्ट किसमें होगा, हमारे गैसेस में। नाउ द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा।
It is a fourth state of matter in which at high temperature mainly free electrons and ions are present. देखिए एग्जाम्पल, अगर ये एक आइस है, ये सॉलिड है, इसको हमने मेल्ट किया, ये बनेगा लिक्विड, और हमने हीट दी तो इसको क्या बन जाएगा, ये बनेगा गैस, वेपर्स जो हम बोलते हैं। बट पर्टिकुलरली होता क्या है, जब उस पर्टिकुलर को हीट को हम और इंक्रीज करते रहते हैं, हीट को जो पर्टिकुलर मटेरियल है या पार्टिकल है उसको हम हीट देते रहते हैं, तो क्या होगा, जो वो पर्टिकुलर गैस होगी, दिस गैस गेट आयनाइज्ड। मींस हमने आज तक क्या पढ़ा है कि ये है बीच में पॉजिटिव, बाद में क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपस में इसके अराउंड रिमूव करता है, सॉरी रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये हमने आज तक पढ़ा है। होगा क्या, जब हम एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो भी यहाँ पे उसको एनर्जी मिलेगी, तो हमने पहले कभी ऑफ कोर्स अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती जाएगी वो अपनी शेल चेंज करता जाएगा। तो अगर अभी ये के शेल में है फिर ये एल में आ जाएगा, फिर और एनर्जी मिलेगी तो एम में मिलेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, दिस विल हैपन, मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स है, ये बीच में जो एटम है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अलग अलग घूमने लग जाएंगे। मींस पॉजिटिव चार्ज अलग है और नेगेटिव चार्ज अलग है। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड है स्ट्रेट, मेल्ट किया लिक्विड बना तो इतना डिस्टेंस है। गैस में ये और ज्यादा जब हमने हीट बढ़ा दी तो क्या हुआ, जो प्लस और माइनस मींस पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो जो पर्टिकुलर गैस थी वो आयनाइज्ड होगी। तब जो आयंस है वो ऐसे एक पर्टिकुलर उसमें रिवॉल्व करने लगेंगे, या हमें अब जो आयंस है प्लस माइनस अलग अलग मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड आवर प्लाज्मा। सॉलिड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम, लेकिन जैसे उसको मेल्ट करेंगे तो वीक होगा बॉन्ड, लिक्विड बन जाएगा, और वीक होगा तो क्या बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बचेगा हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस। लेकिन जब हम उसको और हीट या एनर्जी देते रहेंगे तो वो पर्टिकुलर जो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाएगी। तो प्लस और माइनस मींस पॉजिटिव नेगेटिव के जो आयंस है वो अलग अलग अब हमें दिखेंगे। नाउ फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा कि एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम चीजें लेके गए हैं, तो हमें कौन सा मिला, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होगा कि जो हमारी गैस होगी उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में कूल किया जाएगा, एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स थे उस पर्टिकुलर गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। मींस मान लो एक गैस है उसमें ये, ठीक है, हमने उसको क्या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कर दी तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और आइडेंटिटी लूज करने के बाद चाहे इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव, ये लास्ट में एक ही सुपर एटम बन जाएंगे। मींस इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग एज पर एज एक सिंगल सुपर एटम। मींस it is the fifth state of matter which is found when they cooled a gas of very low density to extremely low, कितना टू, एक एब्सोल्यूट जीरो। इसमें आपको ये भी पता लगेगा आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो कितना है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। लूज देयर आइडेंटिटी एंड बिहेव लाइक अ सिंगल सुपर एटम। प्लाज्मा में क्या हुआ कि हमने एक बहुत हाई टेम्परेचर में एक गैस को हीट किया, एनर्जी दी, तो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर गैस आयनाइज्ड हो गई और वो प्लस और माइनस चार्जेस आपको अलग अलग दिखने लगे। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होगा कि हमने उसी पर्टिकुलर गैस को एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक हमने उसको कूल कर दिया, तो क्या होगा, जिसके अलग अलग मॉलिक्यूल से सब अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज कर देंगे और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही सुपर एटम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी। नाउ इस देखो, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको एक अलग अलग टर्म्स मिलेगी, सो विल डिस्कस। एक है हमारी मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, then we have condensing, one is sublime, ठीक है, freezing। तो इनमें से आपने बहुत सी चीजें पढ़ी भी होंगी। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, जिस पर्टिकुलर हीट पे आके सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वही लिक्विड जब गैस में चेंज होना शुरू हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड टू लिक्विड जब चेंज होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे घर में पानी गर्म करते हैं तो वेपर्स आने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, पानी बॉइल हो रहा है, सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये चलेगा उल्टा, अब इसी गैस को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, कंडेंस। ठीक है, कंडेंसिंग होता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस जब लिक्विड इस गैस से लिक्विड में आएगा दैट इज कॉल्ड कंडेंसिंग। लिक्विड से सॉलिड में आएगा, जब हम पानी को जमाते हैं आइस बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम फ्रीजिंग। ठीक है, नाउ
ये क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस पहुंच गए, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इफ सॉलिड्स हम डायरेक्टली गैस, जैसे आप सबने घर में या पूजा में कभी कपूर जलाते हुए देखा हुआ, तो जब हम सॉलिड को जलाते हैं, उस कपूर को जलाते हैं, डायरेक्टली टर्न्स इनटू द गैशियस, ठीक है। या फिर आपके घर में फिनाइल बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, जो हम कपड़ों में भी नॉर्मली हमारे घर में मम्मियां डालते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, वो कहाँ जाते हैं, वो कभी लिक्विड नहीं बनता, वो धीरे 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 वो गैस उसमें चली जाती है। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सो दीज आर द पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अ लिक्विड टू बिकम अ गैस, पानी बॉइल होगा, इससे याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अ सॉलिड टू बिकम अ लिक्विड, आइस मेल्ट होती है किसमें, पानी में। फ्रीजिंग पॉइंट, किससे, पानी जो है अब जम जाएगा किसमें, वापस में हमारे आइस में। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर अ लिक्विड टू चेंज टू अ सॉलिड। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब गैस से वापस लिक्विड। सॉलिडिफिकेशन क्या हुआ, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। एंड सब्लिमेशन क्या हुआ, टू चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट, मीन सॉलिड से डायरेक्ट। सो ये 6 टर्म्स है, पहले हम पढ़ेंगे 2, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, देन गैस टू लिक्विड, लिक्विड देखो हमने कैसे चलेगा, जो हमारा मैटर है वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस हुआ सॉलिड टू लिक्विड, जिसको क्या बोला हमने, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस क्या बोला हमने, बॉइलिंग पॉइंट। गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड क्या बोला हमने, सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिड टू गैस हमने क्या बोल दिया, सब्लिमेशन। सो दैट्स ऑल, आपको बस ये टर्म्स याद रखने हैं। नाउ एक और आपके पास कंसेप्ट आता है, दैट इज टू चेंज पर्टिकुलर, आपको टेम्परेचर दिया होगा तो आपको चेंज करना है सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है। तो अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, मींस आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे आपको दिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर आपको दिया 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें बोला आपको कि केल्विन में आप निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे, जो आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें 273.15 आप ऐड कर देंगे, मींस डिग्री सेल्सियस मतलब 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 प्लस 273.15, क्या आंसर आ गया हमारा, 303.15 और 303 केल्विन। ध्यान रखिएगा केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, लेकिन वहीं पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो जब आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज, सॉरी सेल्सियस को केल्विन में चेंज होना होगा, तो आपको क्या करना है, 273.15 प्लस करना है। लेकिन वही अगर केल्विन में गिवन है, और मान लो अगर आपको 303 केल्विन दिया होता दिस, ठीक है, और आपको इसको सेल्सियस में चेंज करना, तो क्या कर दोगे, 273 इसमें से माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, 30, ठीक है जी। तो दैट इज द पॉइंट कि आपको जब भी क्या होगा, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो प्लस 273.15, और अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होगा तो आप क्या कर दोगे, माइनस 273.15। नेक्स्ट है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो क्या होगा, सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, 37 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, तो क्या होगा, ध्यान रखना जब हम 9/5 को डिवाइड करते हैं वी गेट 1.8। तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कैसे होगा, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 37 बिकॉज दिस इज गिवन प्लस 32, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रहा, इसको 9/5 पे बस 1.8 कर दिया और इसको फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो जब भी आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को, सॉरी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन याद हो, आपको सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको नॉर्मली अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया सेल्सियस में चेंज करना है, तो भी आप यहाँ से इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। सो 1.8 से कंफ्यूज मत करना, अगर आप 9/5 को डिवाइड करेंगे वील गेट 1.8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो अगर हम चेंज करें, मींस अगर -40 डिग्री, मतलब सेल्सियस में भी वो नंबर सेम हो और फ़ारेनहाइट में भी, तो ध्यान रखना -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिकॉज ये कभी कभी नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -40 डिग्री सेल्सियस जब होगा, दैट विल बी, मतलब ये दो टर्म्स दोनों टेम्परेचर में ये जो इक्वल होता है, ठीक है। सो इट इज -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जब हम चेंज भी करते हैं। नाउ दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम सबको पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको अप्रोक्सली हम बोलते हैं 99.97 डिग्री सेल्सियस, और 200 फ़ारेनहाइट में बात करोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज द अप्रोक्स। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। The melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। These are some of the facts जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Now
दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स जो हम आगे जब भी हम कभी साइंस पढ़ते हैं तो हमें यूनिट्स पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट्स क्या है, बिकॉज अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर किलोमीटर सब है, लेकिन जो बेसिक यूनिट्स है, ठीक है, जिसको साइंस डिफाइन करते हैं, जिनको आज माना जाता है, वो कौन सा है? लेंथ का जो बेसिक यूनिट है दैट इज आर मीटर। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकेंड। डोंट कंफ्यूज आर मिनट, कुछ भी नहीं, सेकेंड है। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। टेम्परेचर का है केल्विन। डोंट कंफ्यूज इट विद डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन है टेम्परेचर का जब बेस यूनिट की बात आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। सो दीज आर द सम ऑफ द यूनिट्स जिनका ध्यान रखना, साथ में आपको क्या याद रखना है? इनके सिंबल्स। नाउ एक और जो हमारा लास्ट आज का डिस्कशन है दैट इज अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसको आप कैसे समझो, ये जो डायग्राम इसको देखो, मान लीजिए ये जो है इसके अंदर ये आइस है, ठीक है। आइस आप रख लीजिए कि इसका टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली -37 डिग्री सेल्सियस या -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हमने इसको हीट देना शुरू किया, हुआ क्या? ये आएगा 6 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 5 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो ये आइस है, आप क्या नोटिस करोगे थर्मोमीटर में कि जो हमारे टेम्परेचर है अब चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आइस मेल्ट हो रही है। मींस जो हमारा आइस था वो ब्रेक होके लिक्विड में, मतलब पानी में बदल रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है थर्मामीटर की रीडिंग वो क्या है? हमारी कांस्टेंट है। और ये कब तक कांस्टेंट होगी? जब तक पूरी की पूरी जो आइस है वो पानी में नहीं बदल जाएगी। इसका रीजन क्या है? हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद क्या होगा? जो ये हमारे मॉलिक्यूल, जो एनर्जी आगे नीचे से मिल रही है, जो बर्नर से हमें हीट मिल रही है, वो किस लिए यूज होगी? हमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है उसको तोड़ने के लिए, मींस अब इनको दूर दूर करने के लिए। इसलिए जब तक पूरी की पूरी बर्फ जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी किसमें? हमारे पानी में, तब तक टेम्परेचर थर्मोमीटर पे कुछ भी रीडिंग नहीं मिलेगी। सो यही इसमें द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब्ड when a solid changing to liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब क्या हुआ? अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो देखिए ये रहा, सेम है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमारी आइस है, ठीक है। आइस को हमने हीट दी, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट, दिस इज शोइंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कब तक होगा? जब तक ये पूरा का पूरा लिक्विड ना बन जाएगा। जैसे ये लिक्विड बना, अब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब क्या हुआ? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे क्या हो जाएगा? हमारा जो गैस, अब ये गैस बनना शुरू होगी। तब क्या होगा? जब तक पूरी का पूरा जो पानी, वाटर, ये गैसेस में नहीं बदलता, तब तक फिर से कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेचर। तो यही चीज है, जब सॉलिड से लिक्विड के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू अ लिक्विड। और जब लिक्विड से गैस के बीच में कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में जो फैक्ट्स होते हैं, एंड द मोस्ट थिंग इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। थैंक यू सो मच, होप यू जस्ट लाइक द लेक्चर।